हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड और एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्लोराइड। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देख रहा था कि 7वां या 8वां प्रॉपर्टीज जो हम लोग का था वो था चार्ज। बताया गया था कि जनरली जो लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है वो चार्ज बियर नहीं करता है। कौन सा क्लोराइड चार्ज कंटेन करता है? ओनली लायोफोबिक क्लोराइड। लायोफिलिक अगर की बात करेंगे तो बहुत कम, नहीं के बराबर, रेयरली ऐसा होगा कि उस पे विशेष परिस्थिति में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में उस पे चार्ज डेवलप हो सकता है ना। जैसे कि जिलेटिन हो गया, क्ले हो गया, स्टार्च हो गया, रेयर केस में, है ना। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन आपका कैसा है। तो कहता है कि जनरली लायोफोबिक क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है? चार्ज कैरी करता है। कैसे चार्ज कैरी करता है ये भी बताया गया था कि पेप्टाइजेशन के दौरान क्या करता है कि क्लोराइडल पार्टिकल चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट को जो ऐड करते हैं, या फिर क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम से क्या करता है कि क्लोराइडल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज को गैदर कर लेता है। तो ये खरीदा था। मैंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड उसको बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्लोराइड उसको बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज को बियर करता है। फिर हम लोग देखना था हम लोग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हैं। तो कहता है कि जितने भी हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड हैं, मैं क्या बोला, जितने भी हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे Fe2O3 है, क्या है ये Fe2O3, तो इसको बोलेंगे आयरन का ऑक्साइड। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H2O, मतलब कि ये H2O मतलब हो गया हाइड्रेटेड, और ये हो गया मेटल के ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल के हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्लोराइडल सोल के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे Fe2O3 into XH2O, Al2O3 into XH2O, Cr2O3 into XH2O, और X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाट नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो फिर इसके कहता है कि बेसिक डाई स्टेप। डाई का मतलब होता है कलर करने वाला, कलर। तो कुछ बेसिक नेचर के जो डाई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, ये भी क्या होगा मेरा पॉजिटिव चार्ज सोल होता है। कहता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, वो ब्लड भी क्या होता है? वो भी एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड होता है। ब्लड में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इसमें हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। कभी कभी पूछता है कि हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या बताया गया? तो बताया गया आयरन। बोलेगा कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। आपको दे देगा +1 +2 +3, क्या मारेंगे? तो +2 मारेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज FeOH3 है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको डियर? फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज क्लोराइडल सोल से, ठीक है। अब है फिर निगेटिव चार्ज क्लोराइडल सोल की बात करेंगे। तो निगेटिव चार्ज क्लोराइडल सोल में गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर सोल, है ना, क्ले, चारकोल, आर्सेनिक सल्फाइड, इसको याद रखिएगा AS2S3 आर्सेनिक, है ना, सल्फाइड होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछेगा आपसे, है ना। एसिडिक डाइएस्टिव जो होता है, इओसिन हो गया या कॉन्गोरेड हो गया, ETC। तो याद रखिएगा, है ना, निगेटिव चार्ज क्लोराइड, पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड, है ना। चार्ज के आधार पे क्लोराइड दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड, दूसरा निगेटिव चार्ज क्लोराइड। जिस क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड। जो क्लोराइड निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा या निगेटिव चार्ज उसको होता है, उस पर होता है, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज क्लोराइड बोलेंगे। गाइस एग्जांपल यहाँ पर है, ये सारा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। एग्जांपल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे वाला जो लेक्चर मिलेगा, है ना, मतलब कि आगे जो पढ़ेंगे अभी हम लोग, इस पर आधारित मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मिलेगा जब कोगुलेशन प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नंबरिंग अपना दे दीजिएगा, जो भी नंबर होगा। मेरे को नंबर याद नहीं है कौन सा नंबर मैं लिखवाया था, है ना। मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए? 8वां नंबर होना चाहिए क्या?
लिखेंगे हम लोग, अपना नंबर दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से कौन सा नंबर होना चाहिए, जैसे नेचर बता दिया था, विजिबिलिटी बता दिया था, फिल्टरेबिलिटी बता दिया था, कलर बता दिया था। इसके बाद कलर के बाद क्या पढ़ा था, काइनेटिक प्रॉपर्टी देखा था, ब्रोनियन मूवमेंट देखा था, टिंडेल इफेक्ट देखा था, 4 देखा था। अब ये 8वां होगा, लिखेंगे 8 नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में हम लोगों ने देखा, 8वां प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, लिखेंगे हेल MOTZ हेल्मोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल हेल्मोल्ट्ज, देख लेना स्पेलिंग, हेल्मोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है ना, या सिंपली इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलता है। क्या कहता है हेल्मोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या कहता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद समझाता हूं। लिखता है कि इट इज द combination of two opposite charge layer around the colloidal soul is called electrical double layer है ना। इसको हम लोग हेल्मोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि इस डबल लेयर का जो डिस्कवरी किया था या जो एक्सप्लेनेशन दिया था, वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेल्मोल्ट्ज किया था, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इट वाज गिवन बाय हेल्मोल्ट्ज है ना, साइंटिस्ट थे, इसी के नाम पर इसको क्या बोल दिया, हेल्मोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोल दिया। क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। चलो नोट करो फटाफट, जल्दी से बता देता हूं। हो गया, देखो क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक ना। कोलॉइडल सोल मेरा एक ही होगा, है ना, चाहे कोई भी कोलॉइडल सोल हो, उसके अराउंड जो होता है 2 लेयर होता है चार्ज का। वो दोनों लेयर कैसे नेचर के होते हैं, अपोजिट चार्ज वाले नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। होता क्या है, ये हेडिंग लिख दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या होता है देखो, कहता है यहाँ पर लिखना, उसके नीचे फॉर्मेशन में लिखना, इस तरह से ए में कर देना कि व्हेन AgNO3 एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, है ना, AgNO3 को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर AgNO3 है और प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, तो जब इसको तोड़िएगा तो पोटेशियम टूटेगा I- K प्लस में, और AgNO3 टूटेगा NO3 माइनस और Ag क्या प्लस में। प्रोडक्ट बनेगा पॉजिटिव इसका और नेगेटिव इसका, तो प्रोडक्ट बन जाएगा AgI हो जाएगा। और यहाँ पर NO3 है और यहाँ पर K प्लस है, तो क्या बन जाएगा, NO3 प्लस क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। और ये जो बना मेरा, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कोलोवाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कोलॉइडल सोल या कोलोवाइड बोलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो इस कंपाउंड में जो Ag है, हमने लिखा है कि when AgNO3 एडेड टू Ki, यानी कि Ki सॉल्यूशन है, उसमें किसको ऐड कर रहे हैं, AgNO3 को, यानी कि इसको हम इसमें मिला रहे हैं। तो कहता है कि जिसको मिलाएंगे वो कैसा काम करेगा, डिस्पर्सन फेज की तरह। जिसमें मिलाएंगे वो कैसा काम करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह। तो आप क्लियर हो गया। हमने बोला था कि क्या चार्ज कैसे बियर करता है, मैंने बोला था कि जब चार्ज अगर किसी कोलॉइडल सोल पे बियर करता है, उसका रीजन है कि पेप्टाइजेशन के दौरान चार्ज को डिस्पर्सन फेज एक्सट्रैक्ट करेगा या डिस्पर्सन मीडियम से चार्ज को गैदर करेगा।
तो यहाँ पर डिस्पर्सन फेज हो गया मेरा कोलोइडल पार्टिकल हो गया। अब इसको जब हम डीएम में डाले, डिस्पर्सन मीडियम में डाले, तो डिस्पर्सन मीडियम से ये पार्टिकल किसको अचीव किया, आई को। यहां से मिला हमारा सिल्वर, और सिल्वर किसको किया, अरे बाबा एजी सिल्वर सोल है ना, ये भी हमारा क्या क्लोराइड है, मेटल के जितने भी सोल है लाइपोफोबिक बताया तो था। तो इसमें एजी ने किसको एक्सेप्ट किया, इस पोटेशियम आयोडाइड से निगेटिव चार्ज पार्टिकल को किया, तब जाकर के क्या बना, एजी आई। ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो यहाँ पर है, इसको यहाँ से निकाल करके हम लोग बोलेंगे एजी आई, ये मेरा कोलोइडल सोल है, और इसको हम लोग ऐसे ऑब्लिक दे देंगे, है ना। और किसको एक्सेप्ट किया है, आई माइनस को एक्सेप्ट किया है ना। यानी कि एजीआई मेरा कोलोइडल सोल, ये कैसे बना एजीआई, जब निगेटिव आयोडीन को क्या किया, इसको अपने तरफ क्या किया, कैप्चर किया, इसको अपने तरफ क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसको क्या करो कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर हो गया मेरा एजीआई, और यहां पर चूंकि ये हमारा बाउंड्री हो गया, मेरा सरफेस हो गया, और सरफेस पे क्या एब्जॉर्ब हो गया मेरा, बताओ, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आई लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि निगेटिव चार्ज को हम लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, माइनस 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 करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो कोलोइडल सोल मेरा है एजीआई, और इसके चारों तरफ, इसके एक तरफ एक राउंड में क्या गिरा हुआ है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इस तरफ से चार्ज डेवलप होता है, चार्ज एक्सेप्ट होता है, ठीक ना। तो ये हो गया केस 1, ये मैं दिखा दिया। फिर दूसरा चीज हम दिखा देते हैं, बी में कर देना कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड added to KI solution, उल्टा लिखा दिया, when KI is added to AgNO3 solution, ठीक है। ये वाला जो चीज बना हूं मैं, ये इसके लिए बना हूं, ये वाला, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, देख तो किसको हम ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं, किसमें, AgNO3 सॉल्यूशन में। यानी कि Ki प्लस AgNO3, यहां पर भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो वहां पर बना था, माइनस प्लस प्रोडक्ट आपका बन जाएगा पोटेशियम, देखो निगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव जोड़ दो, है ना। तो इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव I, और इसका पॉजिटिव क्या, Ag, तो हो जाएगा प्रोडक्ट बनेगा AgI। अब देखो जरा सा, हमने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया इसमें, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड कैसा काम करेगा, डीपी की तरह काम करेगा, और ये मेरा कैसा काम करेगा, डीएम की तरह काम करेगा। तो डीपी ने डीएम से कौन से चीज को एक्सेप्ट किया, कौन से चीज को डेवलप किया, एजी प्लस को। तो यहाँ एजीआई ने एजी प्लस को एक्सेप्ट किया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, बाकी अपना प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो अपना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां से देखेंगे कि ये जो क्लोराइडल है, जो क्लोराइड जो मेरा बना, ये क्लोराइड, ये कौन सा एक्सेप्ट करता है, बताओ, एक्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज, Ag प्लस चार्ज। तो Ag पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा AgI कोलोइडल सोल, और इसको हम लोग ऑब्लिक दे करके, यानी सरफेस इंटरफेस बना करके, और इस पर हम लोग Ag प्लस इसको क्या कर सकते हैं, लिख देंगे। इसको अगर तुमको बनाना होगा बाय डायग्रामेटिकली, इसको हम तुम इस तरह से कर सकते हो, देखो यहाँ पर दिखाई देगा, तो ठीक है ना। बीच में कर देना AgI हो गया, और इसके चारों तरफ क्या बना देना, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते इसके चारों तरफ प्लस 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 कर देना, है ना। हमेशा चार्ज कैसे बियर करता है, डिस्पर्सन मीडियम से चार्ज को कैप्चर करता है, ठीक ना, कौन, डिस्पर्सन फेज, है ना। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो गया, चार्ज कैसे डेवलप होता है, जैसे पढ़ा था कि चार्ज बियर करता है, तो कैसे करता है, तो सॉल्यूशन से डीएम से क्या करता है, चार्ज को एक्सेप्ट करता है। अगर ये निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बन गया आपका निगेटिव चार्ज क्लोराइड, और इसने पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में तो दोनों के केस में कोलोइडल सॉल्यूशन मेरा एक ही है, कोलोइडल सोल एक ही है, AgI यहाँ पर भी AgI। अब कहता है कि दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का क्या डेफिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, टू अपोजिट चार्ज लेयर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इतना पहले नोट करो, हो गया। यहाँ पर जरूर लिख देना डीपी और डीएम, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डीपी एक्सेप्ट करता है चार्ज को,
ये AgNO3 से Ag प्लस को ये एक्सेप्ट किया, यानी कि इसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से माइनस को यहाँ से क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलो देखो ए और बी दोनों केसेस में हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव चार्ज कैसे अराउंड होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे अराउंड होता है, वो सारा हम लोगों ने देख लिया है ना। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म कर रहा है ना। लिखेंगे ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखिएगा ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज लेयर। जरा देख, तो अभी हमने देखा था कि एक AgI है, इसके अराउंड निगेटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है मेरा AgI है, सेम कोलोइडल सोल है, इसके अराउंड क्या है, पॉजिटिव चार्ज सोल है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, AgI हो गया, है ना। अब तेरी मर्जी है, फर्स्ट लेयर ये भी ले सकते हो नेगेटिव चार्ज को, या फर्स्ट लेयर ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला हम लोग A माइनस लिख दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया इस तरीके से, फिर इसके बाद क्या लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। तो ये कोलोइडल सोल, नेगेटिव लेयर, पॉजिटिव चार्ज के लेयर, तो दो अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक लेयर ये बना एक लेयर ये बना, इसी अपोजिट दो अपोजिट चार्ज लेयर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कौन बनाया था, हेल्महोल्ट्ज ने, इसीलिए इसको बुलाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यहां पर लिख दीजिए, एक को लिख दीजिए हमारा AgI जो है, लिखिए यहां पर कोलोइडल सोल है ना, और ये क्या है मेरा पॉजिटिव और निगेटिव की क्या है, टू अपोजिट चार्ज है, चार्ज लेयर है, और इसी टू अपोजिट चार्ज लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कौन चार्ज का लेयर होता है, दो चार्ज का लेयर होता है, कौन कौन, एक पॉजिटिव चार्ज लेयर, एक निगेटिव चार्ज लेयर। तो जो हमारा देखो यहाँ पर जो कोलोइडल सोल्स के कोई भी लेयर जो नजदीक में होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, अनमोबाइल लेयर बोलते हैं, या जो कि मोबाइल नेचर का नहीं होता है, ठीक है, या कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं, क्योंकि इससे करीब में है तो अट्रैक्शन इसके प्रति ज्यादा शो करेगा, है ना, ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, मतलब कि इसको ये हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा, इस फिगर के बाद लिखिएगा, है ना, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, यहाँ पर दिखाई देगा, चलो नोट कर लेते फटाफट। देखो लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर having two layers of opposite charges, लिखिएगा the electrical double layer having two opposite charge, कौन कौन, एक होता है फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, है ना, या इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, है ना। देखिएगा फर्स्ट लेयर फॉर्मली FIRMLY, फॉर्मली का मतलब होता है टाइटली अटैच्ड विथ कोलोइडल सोल से क्या होगा, टाइटली पैक रहेगा। ये होता है स्टैटिक होता है, नॉट मोबाइल इन नेचर,
इन नेचर, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। आई बात समझ में। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग सेकेंड लेयर जो होता है, सेकेंड लेयर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखवाया हूँ कि फर्स्ट लेयर नेगेटिव चार्ज होगा कि फर्स्ट लेयर पॉजिटिव चार्ज होगा, आप कुछ भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड लेयर जो होता है ये कहता है कि ये मोबाइल नेचर का होता है, मोबाइल नेचर का होता है ना। ये हमारा लूजली अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ, इसको लिख लो दूसरा मोबाइल नेचर का होगा। फिक्स्ड लेयर इसको बोलते, सॉरी इसको बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं, है ना। लिख लीजिएगा, इट इज लूजली अटैच्ड विथ कोलोइडल सोल, है ना। ये कैसा होता है? मोबाइल नेचर का होता है, इसको डिफ्यूजन लेयर या डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं, और ये लूजली बनता रहता है किससे? कोलोइडल सोल से, है ना। हो गया। डायग्राम देख लो इसका, डायग्राम सब वही है, बस खाली लिख देना है ना। यहाँ पर AgI बना दिया, है ना। ये हो गया मेरा, यहाँ पर दिखा दो निगेटिव चार्ज, है ना, और इसके चारों तरफ दिखा दो पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से तुम पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी दिखा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। ये हमारा हो गया निगेटिव, ये होगा फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, या इसी को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर भी, फिक्स्ड लेयर भी। क्या होगा? नियरेस्ट टू कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल से क्या होगा? सबसे नजदीक होगा, है ना। इसको पॉजिटिव बोलेंगे सेकेंड लेयर, है ना। इसको बोलते हैं लूजली अटैच होता है, इसको हम लोग डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डिफ्यूज्ड लेयर भी बोलते हैं, और ये मोबाइल नेचर का होता है। क्लियर है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। इसी में लिखिएगा हम लोग, एक टर्म है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज नहीं है, एक टर्म है, तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, है ना। या इसी को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बाबा? जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो क्या होता है जरा देखो तो, दो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में ये निगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल की तरह काम करेगा। जब दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल मेजर करेंगे, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? आपको पता होगा ना, पढ़े तो है हम लोग कि कोई बैटरी है, इस तरह से हम लोग मान लो कि कोई सर्किट है, इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर V वोल्टेज दिखा दें, वोल्टेज पोटेंशियल को, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा क्या? निगेटिव टर्मिनल। तो ये दोनों जो लेयर है, एक टर्मिनल की तरह काम करेगा, एक निगेटिव टर्मिनल है, दूसरा क्या? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्लियर है? तो लिख देंगे, इट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप्ड between the two opposite charge layer of electrical
डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर माने कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के दो अपोजिट चार्ज लेयर के बीच में इंटरआरी बोल देने से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो टर्म याद रखिएगा, है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलो देखो डाले 9th नंबर प्रॉपर्टी लिखिएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, समझ में आ गया आप लोग को। लिखेंगे 9th नंबर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। 9th नंबर प्रॉपर्टीज लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहता है कि अगर कोई कोलॉइडल सोल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्सन फेज जो होता है, अगर उसमें मूवमेंट होगा किसकी वजह से? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, तो कहता है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहते हैं कि जब कोई कोलॉइडल पार्टिकल मूव करता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ या ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन फेज, या सिंपली लोग उसको बोलता है कोलॉइडल पार्टिकल। लिख दो, इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, बगल में लिख देना डीपी, डिस्पर्सन फेज। इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द influence of applied electric field, या कहीं के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहता है। जहां पे चार्ज पार्टिकल होगा वहां पर पोटेंशियल भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। पढ़े हुए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। कहता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होना या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेवलप होना, ठीक है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। क्लियर है? फिर लिखेंगे यहां पर the electrophoresis is shown by lyophobic colloid। किसके द्वारा शो करेगा? लायोफोबिक कोलॉइड के द्वारा शो करेगा। इसमें से फिर लिखेगा the electrophoresis proves experimentally prove that, है ना, experimentally proves that colloidal solve bear charge, यानी कि इलेक्ट्रो जो फोरोसिस होता है यह प्रूफ करता है कि कोलॉइडल पार्टिकल पे क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी चार्ज को कैरी करता है। डिफिनीशन याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले 1 नंबर का डिफिनीशन पूछ देगा। बिहार बोर्ड पूछेगा 2 नंबर में, तो 2 नंबर में पूछेगा तो ये लिखना है, ये सारा लिखना है। सीबीएसई बोर्ड वाला पूछेगा तो सिर्फ ये लिखना है, बस एक लाइन, है ना, 1 नंबर का। लेकिन बिहार बोर्ड पूछेगा ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और इसके साथ एक फिगर भी बनाना पड़ेगा बिहार बोर्ड वालों को। जल्दी करो।
जब भी मैं बोलूं फटाक से स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, ठीक ना। अब तो पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत न्यूज में आ रहा है ना, कि सितंबर तक बंद रहेगा कोचिंग क्लासेज, है ना। तो अपने आप को भाई मेरे तैयार कीजिए बढ़िया से, ठीक ना, क्योंकि अब यही मौका है ना। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप हैं तो एक गाइडलाइन मिलेगा आपको, है ना। नहीं तो बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, अल्लाह आप लोग खुद इतना महान है, चालाक हैं, चतुर हैं कि सब कुछ जानते हैं। आप लोग बताने की जरूरत है ही नहीं कुछ। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया डेफिनेशन, यहाँ पर देख लो जरा फिर डायग्राम। डायग्राम देख लीजिए, एक यूट्यूब बना लीजिए इस तरह से। यूट्यूब का मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं जिस पर आप लोग मनोरंजन करते हैं, है ना। ये यूट्यूब इस तरीके से होता है, मेरे से कहीं मोटा कहीं पतला हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड बना लीजिए, है ना, इस तरह से करके। इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड बना लीजिएगा। अपने मन से इसको बोल दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये बोल दीजिए कि आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हो गया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसमें डिस्पर्सन फेज भी है, डिस्पर्सन क्या है, मीडियम भी है। डिस्पर्सन फेज भी है, डिस्पर्सन मीडियम भी है। इस तरीके से पूरा इसमें पड़ा हुआ है ना। ये ट्यूब है, इन दोनों को क्या किया मैंने, किसी बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका डेवलप हो गया। अब यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन है, मतलब इसमें डिस्पर्सन फेज भी है और क्या है, डिस्पर्सन मीडियम भी है। तो कहता क्या है कि अगर मान लो कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज सोल होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सोल होगा, तो ये किधर मूव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर निगेटिव, अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल होगा निगेटिव, कोई डिस्पर्सन फेज होगा या कोलोइडल सोल होगा, तो ये किधर मूव करेगा, ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर के इस तरह से डिपॉजिट करेगा। मैं यहाँ पर निगेटिव बना दे रहा हूँ, निगेटिव पार्ट, और यहाँ पर मैंने बना दिया पॉजिटिव पार्टिकल को डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ क्या पता चलता है कि जब यहाँ पर दोनों को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, 2 अपोजिट चार्ज से, तो मैंने देखा क्या कि जो डिस्पर्सन फेज है ना, वो क्या कर रहा है कि अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। कि अगर मान लो कि डिस्पर्सन फेज या कोलोइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो किधर चला जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट तो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। यही जो है हमारा है इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जिसके आधार पर बोला गया कि नहीं, कोलोइडल पार्टिकल जो होता है चार्ज कैरी करता है, चाहे वो चार्ज निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है कि अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान हम कोगुलेशन भी करेंगे, आगे पढ़ना है हम लोग को कोगुलेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग अभी बस ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, है ना। चलो ऐसे भी लिख दो कि इट इज ऑल्सो, लिख लो यहां पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस is and also method of कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या है अभी पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद। कोगुलेशन का मतलब होता है सेटल करना। ये पार्टिकल जाकर के इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, सेटल करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, कोगुलेशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, है ना, उस तरीका से हम कोगुलेशन भी करा सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे 10वां प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लिखेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। 10वां लिखेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल नहीं होगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के केस में मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम होगा अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, जहां पर भी ऑस्मोसिस की बात होगी, जहां पर भी ऑस्मोसिस की बात होगी, वहां पर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी।
हमने पढ़ा था कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना। यदि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्मोसिस की बात करूं तो क्लोराइड के केस में मैंने बताया था कि डिस्पर्सन फेज होता है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम किस तरीके से काम करता है, सॉल्वेंट की तरह। अगर डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोएस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ dispersion medium under the applied इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। ऑप्शन में फील्ड या पोटेंशियल दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, याद रहे। अगर दोनों दिया रहेगा तो आप मारिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, देन it is called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आई बात समझ में। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो फिनोमेना होता है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज से इंडिपेंडेंट का मतलब इतना नहीं, जैसे यहाँ पर कोई कोलॉइडल सोल है तो डिस्पर्सन फेज भी होगा इस ट्यूब में, डिस्पर्सन मीडियम भी होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि डिस्पर्सन मीडियम निगेटिव पर जाएगा या पॉजिटिव पे जाएगा, ठीक है ना। लिख दो यहाँ पर कि द movement of dm is independent from charge present on electrode। याद रखना इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उससे कोई मतलब उसको नहीं है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बस ये था इलेक्ट्रोएस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 11 होगा, इसका नाम है, लिखेंगे कोगुलेशन। क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले COA कोगुलेशन, या इसी को बोलते हैं फ्लोकुलेशन, या हम लोग इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं बाबू, प्रेसिपिटेशन। चलिए ये भी लगाइए, इंपॉर्टेंट का टैग लगाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब कंपटीशन सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, ये सब जगह से, ठीक ना। जेई में या नीट वगैरह में अगर बैठते हैं तो अगर सरफेस केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनने की चांसेज है तो जो सेटर होता है एक बार उसका दिमाग यहाँ पर जरूर जाता है ना, इसके बारे में जरूर सोचता है। क्या होता है कोगुलेशन, पहले समझिए क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का तो मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी चीज में अगर रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कि कंटेनर है और हमने क्या किया कि यहाँ पर A+B और बनाया C+D, और ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो इनमें से कोई प्रोडक्ट बना और कोई एक प्रोडक्ट क्या करेगा, अगर ये कंटेनर के वेसल के बॉटम में जाकर के सेटल कर जाएगा, नीचे में इस तरह से बैठ जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन, या इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो यहाँ पर बैठ गया, ये प्रोडक्ट यहाँ से आकर के नीचे में सेटल कर गया, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट, या इसको हिंदी में अवक्षेपण के नाम से हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो जो ये बना इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जिस प्रोसेस के थ्रू बना उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन, या उसको फ्लोकुलेशन, या उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। तो कहीं पर भी अगर कोगुलेशन लिखा रहे, फ्लोकुलेशन लिखा रहे या प्रेसिपिटेशन लिखा रहे तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जब ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर गया, मतलब कि यहाँ से जाकर के ये सेटल किया, तो ये हमारा बन गया प्रेसिपिटेट। याद कीजिए एक प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने, पेप्टाइजेशन पढ़ा था क्या। पेप्टाइजेशन में क्या होता था कि मान लो कि ये हमारा डीपी है, ये डीएम है और ये मेरा क्लोराइड बन गया। तो अगर ये क्लोराइड जाकर के सेटल कर गया तो प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन।
पेप्टाइजेशन जब पढ़ते थे तो बोलता था कि अगर कोई कोलोइडल सॉल्ट बनता है, ये कोलोइडल सॉल्ट यहाँ पर आया और बना, जैसे ही यहाँ आया वो तुरंत अगर कोलोइडल सॉल्ट में फिर से कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि जब कोई प्रेसिपिटेट कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करता था तो उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, पेप्टाइजेशन बोलते थे। और ये पेप्टाइजेशन होने के लिए क्या करते थे कि इसमें कुछ आयन्स मिलाते थे, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या कि ये जो है हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट होता था, जो कि इस पर चार्ज कैरी करेगा और सिमिलर चार्ज होता था, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता था, तो सब एक दूसरे से दूर भागते थे, एक जगह सेटल नहीं हो पाते थे, है ना। तो कोगुलेशन में क्या होता था कि कोलोइडल सॉल्ट सेटल कर जाएगा, और पेप्टाइजेशन में क्या होता था कि कोलोइडल सॉल्ट प्रेसिपिटेट जो होता है किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, कोलोइडल सॉल्ट में। यानी कि कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। एक जो होता है बॉटम में सेटल कर गया, दिस इज कॉल्ड क्या बाबा, कोगुलेशन, कोलोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रेसिपिटेट बना अगर ये फिर से कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या, पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग या सेटिंग, जो भी बोल सकते हैं, सेटलिंग होता है, सेटलिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट इन द प्रेसिपिटेट, कोलोइडल सॉल्ट इन फॉर्म of a precipitate is called precipitate is called coagulation या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, लिखेंगे इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। याद रखिएगा, पेप्टाइजेशन का क्या है, उल्टा प्रोसेस होता है कोगुलेशन। दैट इज कह सकते हैं क्या बाबा कि कोलोइडल जो सॉल्ट है ये आपका कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, प्रेसिपिटेट में, तो प्रोसेस कहलाएगा कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। लेकिन जब प्रेसिपिटेट कन्वर्ट कर जाएगा कोगुलेशन में, जब प्रेसिपिटेट कन्वर्ट कर जाएगा कोलोइडल सॉल्ट में, तो दिस इज कॉल्ड क्या, पेप्टाइजेशन। याद रखिएगा, तो पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन क्या है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे होगा, अब देखो कोलोइडल सॉल्ट अगर प्रेसिपिटेट बना लिया तो हम ये मानते हैं कि क्लोराइड डिस्ट्रॉय करेगा, क्या करेगा, क्लोराइड डिस्ट्रॉय करेगा, क्लोराइड की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है ना। अगर प्रेसिपिटेट से फर्दर हमने क्लोराइड बना लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोराइड लाइव कंडीशन में आ गया, जिंदा हो गया, मतलब कि उसका फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो बोलेगा कि प्रेसिपिटेट से जब क्लोराइडल सॉल्ट बनेगा तो पेप्टाइजेशन, बोलेगा कि क्लोराइडल सॉल्ट से जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। जल्दी कीजिए नोट, देखेंगे देयर आर फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू, मतलब कोगुलेशन कैसे कैसे कराएंगे उसके लिए क्या क्या मेथड है ये हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे देयर आर सो मेनी मेथड आर यूज्ड फॉर मेकिंग कोगुलेशन। देखो तो बाबा, देखेंगे मेथड ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन करने का क्या क्या तरीका है उसकी हम लोग बात करेंगे। लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कोगुलेटिंग कोलोइडल सॉल्ट, पहला क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से, है ना। तो एडिशन में क्या करेंगे कि कोलोइडल सॉल्ट्स में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। आई बात समझ में। चलो देखो, इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट दो कंपोनेंट होता है, एक बनेगा केटायन और दूसरा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। केटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, है ना, और एनायन बोले तो बाबा नेगेटिव चार्ज, है ना। नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी में ये में लिखेंगे हम लोग। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी। क्या नाम था, हार्डी स्कूल्ज, ठीक है ना, हार्डी स्कूल्ज साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इस नियम को दिया था कि अगर कोगुलेशन कराते हैं किसके द्वारा, जब इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन के द्वारा जब करवाते हैं, तो कहता है क्या कि उस केस में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है ना। लिखेंगे इसी में, ये पॉइंट में लिखेंगे हार्डी SCHULZE, हार्डी स्कूल्ज रूल लिखेंगे। सबसे पहला कि क्या होता है रूल में, लिखेंगे हार्डी स्कूल्ज रूल स्टेट दैट फॉर कोगुलेशन of any चार्ज क्लोराइड, याद रखिएगा चार्ज क्लोराइड का मतलब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड। लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है कभी भी कोगुलेट नहीं करेगा, यानी कि 99.99% की अगर बात करें तो लायोफिलिक क्लोराइड कोगुलेट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उनमें चार्ज प्रेजेंस होने का कोई चांसेस नहीं होता। चार्ज अगर होता ही नहीं है, बहुत कम होता, अगर होगा भी तो रेयरली देखो को मिलेगा। यहाँ पर हमने पहला जो रूल पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या भाई, एक प्रकार का चार्ज, जैसे ही वो टूटेगा वो दो अलग अलग चार्जों में क्या होता है, बट जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज में और एक नेगेटिव चार्ज में। तो अगर मान लो कि कोई न्यूट्रल चीज है तो उससे कोई भी चार्ज पार्टिकल रखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो हम लोग अगर कोई चार्ज अगर होगा तभी तो उसके चार्ज पर डालेंगे, तो हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है या फिर उसका अट्रैक्शन हो सकता है। तो यही कहता है कि हार्डी स्कूल रूल स्टेट दैट फॉर कोगुलेशन ऑफ एनी चार्ज क्लोराइड, है ना, क्या बोलता है, ए में कहता है, रूल फर्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है। आपका पहला काम ये होगा कि पहले चार्ज नेचर को पहचानिए, नेचर ऑफ चार्ज क्लोराइड, मतलब कि क्लोराइड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। फिर कहता है बी में, रूल नंबर सेकंड में कहता है कि adding the electrolyte to the charge colloidal salt, क्या कहता है कि दूसरा रूल में क्या कहता है कि एडिंग इलेक्ट्रोलाइट द चार्ज क्लोराइडल सॉल्ट, यानी कि जो तरह का चार्ज है उस चार्ज क्लोराइड में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। इसी में लिखिएगा द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट occurs या टेक्स प्लेस करो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड। याद रखना है चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड के अनुसार ही ऐड करेंगे, मतलब कि दैट इज कह सकते हैं द पॉजिटिव चार्ज required negative part of
negative part of that is the positive charge required, the positive charge chloride कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, positive charge chloride required addition of negative charge इलेक्ट्रोलाइट आई बात समझ में। यानी कि सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम क्या आता है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड का चार्ज क्या है ना, चार्ज ऑफ क्लोराइड, चार्ज ऑन क्लोराइड कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि चार्ज क्लोराइड का चार्ज नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, पहला काम उसको पहचान लीजिए आप। दूसरा काम कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं उस क्लोराइडल सोन में, है ना, क्या तरीका है भाई, कहता है कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग ऐड करेंगे, किस लिए बाबू, कोगुलेट कराने के लिए, फ्लोकुलेट कराने के लिए, तो हम देखेंगे कि चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड कैसा है, मतलब क्लोराइड पर कौन सा चार्ज परसेंट है, पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड है कि नेगेटिव चार्ज क्लोराइड है। अगर पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे। हमने अभी जो बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो लाइट होता है वो क्या होता है, एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, एक दूसरा क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। अगर आपके पास क्लोराइडल पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर क्लोराइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो है क्या, कोई चार्ज में क्या होता है, मास भी होता है। तो जब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए सपोज है कि ये हमारे पास जो है, ये हमारा जो इंक का ये कोई मैटर है, तो हमने मान लिया कि क्लोराइडल सॉल्ट है और मैंने बोला कि इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, ये जैसे ही जाएगा इस पे चिपक जाएगा तो इसका मास कुछ क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। जब तक इस पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, जब इस पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, तो इसका मास मान लो कि 5 ग्राम है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0.25 ग्राम है, जब वो यहाँ पर आ गया अपोजिट चार्ज वाला, तो इस पर चिपका तो कुछ इसका मास बढ़ जाएगा, मास जिसका भारी रहेगा तुरंत क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ सेटल कर जाएगा। आई बात समझ में, मास बढ़ जाएगा, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है तो क्या करेगा, बॉटम में जाकर के सेटल हो जाता है ना। तो इसी चीज को ये बात बोल रहा है ना, कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द चार्ज क्लोराइडल सॉल्ट, है ना, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड, ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। और यहीं पर मैं लिख देता हूं एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करो, अगर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड है तो पॉजिटिव चार्ज को ऐड कीजिए, है गया। तो यही दो रूल है ना, किसका, हार्डी-स्कूल रूल का, ठीक है। चलो नोट कीजिए, जल्दी लिखेंगे, इसमें एक और बात लिख लीजिएगा, रूल हालांकि नहीं है, या उसको लिख भी सकते हो रूल बना करके, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डी ने इतना ही बोला था, सी में लिख लीजिएगा, कोगुलेशन जो वैल्यू हो गया, लिखेंगे द पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयंस, लिखेंगे। तीसरा में लिखिएगा, सी कर लो, रूल नंबर 3 है ना, द पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन का मतलब बाबा जो कोगुलेशन कराए, कोगुलेटिंग आयन बोलो या इसी को कोगुलेटिंग एजेंट बोलो, जो कोगुलेशन कराता है, कोगुलेटिंग एजेंट बोलिए। ये होता क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बाबा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे कैसा चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहता है कि द पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन बोलिए या कोगुलेटिंग एजेंट बोलिए, उसका पावर क्या होगा, कहता है इज डायरेक्टली, इसके बाद एजेंट के बाद इज डायरेक्टली proportional to the number of
चार्ज प्रेजेंट ऑन कोगुलेटिंग आयन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पे जो चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पे क्या होगा, उसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज कह सकते हैं कोगुलेटिंग पावर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना, क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, कोगुलेटिंग आयंस जो ऐड करेंगे उसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चार्ज चाहे वो पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन से क्लोराइड को कोगुलेट कराना चाहते हैं, कि वो पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड है या फिर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, ये था हार्डी स्कूल रूल। अब इसका कुछ देखेंगे हम लोग, इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन उसके आधार पर बना लेंगे। ठीक है, जल्दी करो, राइट। चलो देखो, यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन से एग्जांपल समझिए, है ना। कहता है कि विच वन हैज मैक्सिमम पावर, विच वन हैज मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर for the coagulation of H2S3 कोलोइडल सॉल्ट, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा Na प्लस, बी में दिया रहेगा बेरियम प्लस प्लस, और सी में दिया रहेगा एल्युमिनियम 3 प्लस, और डी में रखेगा ऑल आर हैविंग सेम पावर, मैंने सेम कोगुलेटिंग पावर की बात कर रहा है, समझना है क्वेश्चन से, ठीक ना। अब सबसे पहले ये चीज की पता करना पड़ेगा, हमने बोला कि कोगुलेशन करा रहे हैं, है ना, किसका भाई, H2S3 का। और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ कोगुलेटिंग आयन है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बन, जैसे Na प्लस है तो ये कहां से आया होगा, NaCl से। तो NaCl हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl को तोड़ोगे तो एक बनेगा Na प्लस, दूसरा क्या बनेगा, Cl माइनस। क्लियर हो गया, NaCl के पास 2 तरह के चार्ज है, Na प्लस, दूसरा क्या होगा, Cl माइनस हो गया। अब बात होगा कि भाई ये तो हमारा एडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक आयन हो गया, इसको ऐड करना है। अब देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो क्लोराइड है उसका चार्ज कैसा है। H2S3 जो होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये निगेटिव चार्ज क्लोराइड है। क्या है, निगेटिव चार्ज क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू स्कूल की अगर बात करेंगे, जो रूल की बात करेंगे, तो स्कूल रूल क्या बोलता है कि सबसे पहला काम है आपका कि आप पहले चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड पता करो। तो भैया चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड मेरे को पता चल गया, ये कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो क्लियर है, जब निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले चार्ज से क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। क्लियर है। अब देखेंगे कि इस निगेटिव चार्ज को कोगुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें, सोडियम प्लस का इस्तेमाल करें, या बेरियम प्लस प्लस का इस्तेमाल करें, या एल्युमिनियम 3 प्लस का इस्तेमाल करें। तो रूल के अनुसार जो भी बताया था फॉर्मूला, कि जिस पर चार्ज की संख्या ज्यादा हो वो ज्यादा कोगुलेट करेगा, है ना, जिस पर चार्ज की संख्या कम हो वो कम कोगुलेट करेगा। तो यहाँ पर रिलेट किया है कि मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर इन तीनों में से किसका होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार देखा जाए तो निगेटिव चार्ज क्लोराइड, ये पॉजिटिव चार्ज एडिंग मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, कोगुलेटिंग आयन इनको बोलेंगे। दीज ऑल आर कॉल्ड क्या बाबा, कोगुलेटिंग आयन, कोगुलेटिंग आयन बोलिए, या इसको कोगुलेटिंग क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। अब इन तीनों में से तीनों के तीनों कोगुलेट करेगा इसको, क्योंकि निगेटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो तीनों के तीनों इसको कोगुलेट करेगा। अब तीनों कोगुलेट करेगा तो तीनों में से सबसे ज्यादा कौन कोगुलेट करेगा, जिस पर चार्ज की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर 3 को पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर
एक पॉजिटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट, आंसर गोज टू दिस, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और इसको और डीप में जाता हूं समझाने के लिए। ऐसे समझो, मान ले कि तेरे पास ये कोई कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया, H2S3 है ना, ये क्या है, एक H2O3 है, दूसरा H2O3 है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, बहुत सारे H2O3 है। और H2O3 कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी निगेटिव है, 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 और जाकर के बॉटम में क्या किया, कोगुलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पल भर के लिए आप ये मत समझिएगा कि सर निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो उड़ जाएगा, है ना, या प्रेसिपिटेट न बन करके कोलोइडल सोल में बन जाएगी। ऑलरेडी कोलोइडल मेरा सोल है, ये निगेटिव चार्ज है ना, या यूं कहें ऐसे ऐसे है, ये सब कोलोइडल सोल है। ये तो ऑक्सीजन मत समझना, ये कोलोइडल कोई सोल है, निगेटिव चार्ज है, दूरी पर बना हुआ है, ये बॉटम में सेटल्ड नहीं है। अब हमारे सामने है Na प्लस, Ba प्लस प्लस, और एल्युमिनियम क्या है 3+। किसका इस्तेमाल करें, जिसकी पावर ज्यादा रहेगी वो जल्दी से कोगुलेट कर देगा, इसका मतलब यही होता है। यहां पर सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको ऐड किया है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक पार्टिकल को बॉटम में ले जाकर कोगुलेट करेगा। यानी कि अगर इन तीन गो पार्ट को अगर करना चाहें तो हमको 3 गो सोडियम लेना पड़ेगा। यानी कि इसका पावर मतलब कि बहुत कम है, क्योंकि इसका पावर कम है, इसीलिए तो इसका कोगुलेशन वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। कोगुलेशन वैल्यू का मतलब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होना। यहाँ पर एक सोडियम प्लस एक ही को क्या करेगा, कोगुलेट कर सकता है। आई बसन में बेरिलियम प्लस को जब लाएंगे तो बेरिलियम क्या करेगा, 2 निगेटिव को ला करेगा, एक इसको ला सकता है, एक इसको ला सकता है, मतलब कि एक ही टाइम में दोनों को करेगा, क्योंकि 2 निगेटिव इसके पास है, यहाँ पर कितना है, 2 पॉजिटिव है। तो बेरियम प्लस का कोगुलेशन जो पावर होगा उसका इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम 3+ है, अगर हम इसको लाते हैं, एक एल्युमिनियम को लाते हैं, तो ये 3 गो को एक साथ क्या करेगा, कोगुलेट कर लेगा। मतलब कि इसका हमारा पावर क्या है, सबसे ज्यादा, तो इसका कोगुलेशन वैल्यू कितना होगा, बहुत कम। कोगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कितना अमाउंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कोगुलेशन वैल्यू, एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, तो कितना ज्यादा इसका अमाउंट होगा। सोडियम का एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसको 3 सोडियम लेंगे तो तब जाके 3 को एक बार में करेगा। एक बैरियम लेंगे तो 2 को करेगा, जबकि एक लेंगे तो ये 3 को करेगा। तो इसका पावर तो ज्यादा है, लेकिन अमाउंट इसका क्या है, कम होगा। तो कोगुलेशन वैल्यू और पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयंस जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि सर इस पे 3 को पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 H2O3 को एक ही साथ क्या करेगा, नीचे बैठा देगा। जबकि सोडियम प्लस की अगर बात करें तो सर इस पर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ये जब भी कोगुलेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल को, एक ही H2O3 को नीचे बैठा गया, यानी कोगुलेट करने की क्षमता है। तो इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए, इसका पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि 3 को लाएंगे तब जाके 3 जाएगा, ये अकेले ही 3 को बैठा सकता है। तो पावर सबसे इसका ज्यादा, कोगुलेशन वैल्यू इसका कम। कोगुलेशन वैल्यू का मतलब इसका अमाउंट क्या इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। इसका पावर क्या है, कम है, बहुत कम है इसका कोगुलेटिंग पावर। इसका कोगुलेशन वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा, मतलब कि 3 को लेंगे तब जाकर के कोगुलेट करेगा 3 को, है ना। एक को ले जाकर तो एक को कोगुलेट करेगा। तो 3 पार्टिकल को कोगुलेट करने के लिए इसकी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज कोगुलेशन वैल्यू इसका बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्वेश्चन ये, अगर मैं बात करूंगा इसी में ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर की बात करूंगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर की बात करेंगे तो किसका पावर सबसे ज्यादा होगा, Al3+, फिर बेरियम प्लस, फिर किसका, सोडियम प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर नोट करके स्टार दे करके लिखे यहाँ पर, है ना, नोट करके लिख लो। पहला नोट, कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका डायरेक्टली कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट और कोगुलेटिंग आयंस। आई बस में, यानी कि चार्ज अगर कम है ना, तो कोगुलेशन पावर उसका कम होगा, लेकिन कोगुलेशन वैल्यू उसका ज्यादा है, यानी कि अमाउंट उसका बढ़ाना पड़ेगा, उसकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा है तो कोगुलेशन वैल्यू भी उसका ज्यादा होगा, और जिसका कोगुलेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है उसका कोगुलेशन पावर उसका ज्यादा है तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होगा कम। अपने यहाँ पर लेकर देखिए ना, अपने यहाँ पर समझिए इसको लेकर के, 2 विद्यार्थी है ना, एक विद्यार्थी होमवर्क दिया मैंने 10 क्वेश्चन बनाने के लिए, एक विद्यार्थी क्या करता है कि 1 घंटे में सारा होमवर्क बना दिया, हो गया, यानी कि उसकी पढ़ने की पावर क्या है बहुत ज्यादा है ना, वो जल्दी कंप्लीट कर लेता है। और एक स्टूडेंट है जो 10 क्वेश्चन को बनाने में 10 घंटा का टाइम लेता है, करता वो भी काम है लेकिन वो टाइम ज्यादा लेता है, मतलब उसको अमाउंट ज्यादा चाहिए, उसको टाइम ज्यादा चाहिए, यानी उसका वैल्यू ज्यादा चाहिए। और जो तेज है वो बहुत कम समय में कर देता है, उसका कम वैल्यू, जिसका पावर ज्यादा उसका वैल्यू कम, जिसका पावर कम उसका वैल्यू क्या ज्यादा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, नोट कीजिए इसको जल्दी से, जल्दी नोट करो। लिखिएगा, what is the correct increasing order of coagulation power and coagulation value for coagulation of FeOH3 colloidal salt, है ना। आपको दे रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है ना। यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ पर इसी में करते हैं, द फॉलोइंग कोगुलेटिंग आयन सार दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या, एक NaCl दिया हुआ है, दूसरा में Na2SO4 दिया हुआ है, Na2SO4 दिया हुआ है, और तीसरा में दिया हुआ है K3FeCN कितना 6 दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ है और आपको बताना है। 2 क्वेश्चन इसी में है, एक तो कोगुलेशन पावर बताना है और एक कोगुलेशन वैल्यू बताना है, ठीक है। कौन सा क्लोराइडल सोल है, FeOH3 है ना। तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डी स्कूल रूल में कि नेचर ऑफ क्लोराइड पहचानो। तो नेचर ऑफ क्लोराइड देखेंगे तो यहाँ पर क्लोराइड कौन सा है, FeOH3 है, और कैसा है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज सोल, हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज क्लोराइडल सोल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जरा बात कर लीजिए कि जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहता है कि इट रिक्वायर नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। सही बात है ना। क्या करेंगे इसको, कोगुलेशन कि पॉजिटिव चार्ज अगर क्लोराइडल सोल है तो इसको कोगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि नेगेटिव
पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपको क्वेश्चन में कोगुलेटिंग आयन जो दिया हुआ है इसका निगेटिव पार्ट चाहिए। तो जरा देख तो NaCl को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस क्या मिलेगा Cl माइनस, Na2SO4 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पर 2Na प्लस हो जाएगा। और इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा 3K प्लस प्लस कितना हो जाएगा FeCN6 3 माइनस मिलेगा क्या, बोलो मिलेगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाओ तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आप NaCl के इस्तेमाल करोगे, नहीं, पॉजिटिव यहाँ पर भी है और पॉजिटिव यहाँ पर भी, दोनों में क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज हो यानी कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे Cl माइनस SO4 माइनस और क्या होगा FeCN6 माइनस हो जाए ना, FeCN के पावर कितना, FeCN6 के पावर कितना 3 माइनस। तो हमने बोला था कि कोगुलेटिंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर चार्ज नेचर ऑफ क्लोराइड कैसा है। तो जो तो अब इसके लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं बोल दूं कि कोगुलेटिंग पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका बताओ तो, एफिशिएंट, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है इस पर, फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा FeCN6 3 माइनस सबसे बड़ा, फिर SO4 2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा Na प्लस हो जाएगा। फिर अगर हम इसी में हम बात कर लेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना देता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब कोगुलेटिंग एजेंट का वैल्यू पूछेगा, यानी कि कोगुलेशन वैल्यू का पावर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो, कोगुलेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि सॉरी यहाँ पर प्लस लिखेंगे Cl माइनस हो जाएगा, सब नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा Cl माइनस का, SO4 फिर माइनस का, फिर क्या हो जाएगा FeCN6 3 माइनस का, है ना, यानी कि सबसे कम वैल्यू इसका, सबसे ज्यादा वैल्यू इसका, सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर इसका और सबसे कम कोगुलेशन पावर इसका, नोट कीजिए। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ कोगुलेशन का हम लोग पहला पढ़ लिया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोगों ने क्या किया पढ़ लिया है, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करने की जरूरत नहीं है, अभी ये कर लेते हैं, है ना, नोट करो इसको, हो गया, चलिए मिटाइए जल्दी से, चलिए नोट करके लिखिएगा, है ना, कोगुलेशन वैल्यू के बारे में, फ्लोकुलेशन वैल्यू के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी जस्ट देखा था कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है, नंबर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रोलाइट पर, जो एडिंग इलेक्ट्रोलाइट पर, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है। तो डिफिनीशन में कभी कभी पूछ देता है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा, कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू बोलिए या फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलिए, है ना, दोनों एक टर्म है। अगर बात किया जाए कि कोगुलेशन पावर की या फ्लोकुलेशन पावर की, तो कोगुलेशन वैल्यू से फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन पावर जो होता है क्या डिफरेंट टर्म है, आई बात समझ में। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ कोगुलेटिंग आयन, यानी कि कोलोइडल सॉल्ट को, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए, है ना, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते थे कोगुलेटिंग आयन, है ना, इन मिली मोल टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट इन 2 आवर, कितना घंटा में, 2 घंटा में। कहने का मतलब है कि 1 लीटर कोई लायोफोबिक, समझिए इस बात को, कि 1 लीटर कोई लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट है, उसको 2 घंटा में कोगुलेट कर देना है। तो किसी भी 1 लीटर लायोफोबिक कोलोइड को 2 घंटा में कोगुलेट करने के लिए जितना मिनिमम से मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल, किसमें, इन मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा,
इलेक्ट्रोलाइट का या कोगुलेटिंग आयन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। समझ लीजिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पर कोई कंटेनर है ना, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये इस तरीके से ये कोई लायोफोबिक कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल है, ठीक है। इसका कितना क्वांटिटी है, 1 लीटर है। कितना है बाबू, 1 लीटर है। अब हमने क्या किया कि मान लो कि यहाँ पर एक्स कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहता कि इस एक्स इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोगुलेटिंग आयन की बात हो रही, कोगुलेटिंग आयन की बात हो रही, कोगुलेटिंग आयन की बात हो रही है। तो कहता है कि इस कोगुलेटिंग आयन का जो कम अमाउंट होना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कितने में होना चाहिए, मिलीमोल में होना चाहिए। कितने बाबू, मिलीमोल में, मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल में कितना होगा, जो कि इस पूरे लायोफोबिक सोल को ये 2 आवर में क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा, मतलब इसको नीचे पेंदी में बैठा देगा, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। तो बस लिख लीजिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आईपीएमटी में कि कोगुलेशन वैल्यू को या फ्लोकुलेशन वैल्यू को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तो मिलीमोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोगुलेटिंग आयन इन मिलीमोल कोगुलेट टू 1 लीटर लायोफोबिक, मिलीमोल पर लीटर, है ना। पर का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है ना, 1 में लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हो गया, लिख लीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके पूछा हुआ है, इसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। लिख लेंगे कि द कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू will be expressed in millimole पर लीटर, याद रहे, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट। बात करते हैं हम आगे, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे इसका फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। आपको कोगुलेशन वैल्यू बोलेगा क्वेश्चन में या फ्लोकुलेशन वैल्यू पूछेगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। कोगुलेशन वैल्यू तो क्या होता है, लिखेगा कोगुलेशन वैल्यू इक्वल टू होगा मिलीमोल, है ना, गुना 1000, अब बटा में क्या होगा, वॉल्यूम किसमें, ml में। याद रखिएगा ये मिलीमोल हो गया उसका कंसंट्रेशन, और ये जो वॉल्यूम होता है वो ml में दिया रहेगा। तो उस ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुना कर देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि लीटर को यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस ml में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो ये कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी अच्छा, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है किसका दिया हुआ है, 1 लीटर, ये किसका वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे वेयर v क्या है, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सोल। आई बात में, लायोफोबिक कोलोइडल सोल। अच्छा की और अगर मान लो कि ये ml में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट लीटर में दिया रहेगा, तो यहाँ से 1000 क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा।
ठीक ना, याद रहे। ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सोल, यानी कि जिस कोलोइडल सोल को आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। एमएल में है तो ऊपर में 1000, एमएल में अगर नहीं लीटर में दिया रहेगा तो इसको यहाँ से हटा देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखेंगे इन, ऐसे कर दो कि इफ द, मान लो कि क्वेश्चन में मिली मोल नहीं दिया रहेगा, मोलारिटी दिया रहेगा। इफ मोलारिटी ऑफ कोगुलेटिंग आयन गिवन, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करके कोगुलेट कराना चाहते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन मिली मोल ना दिया रहे, है ना, बल्कि उसका मोलारिटी दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपको जानते हैं कि चूंकि मोलारिटी बराबर कितना होता है, बताओ तो, मोलारिटी बराबर कितना होता है, मोल पर लीटर कितना वॉल्यूम। ये किसके लिए मोलारिटी निकाल रहे हैं, कोगुलेटिंग आयन का मोलारिटी, लायोफोबिक सोल का नहीं। लायोफोबिक सोल का सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम आपको पता रहना चाहिए, ठीक ना। हम लोग कोगुलेटिंग आयन के रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, इसकी मोलारिटी की बात होगी। यहाँ पर मिली मोल जो दिया हुआ किसका दिया हुआ, कोगुलेटिंग आयन का दिया हुआ है, ठीक ना। तो मोलारिटी बराबर मोल बटा में कितना, वॉल्यूम। यहां से अगर हम मोल की बात करेंगे तो मोल बराबर आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि मोलारिटी गुना कितना हो जाएगा, वॉल्यूम। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जब मोल को मिली मोल में लिखा जाएगा तो वॉल्यूम किस में लिखना पड़ेगा, एमएल में लिखना पड़ेगा। यानी कि इसी मोल को अगर मिली कर देंगे, मिली मोल कर देंगे तो मोलारिटी तो रहेगा ही, गुना वॉल्यूम जो हैगा वो किस में हो जाएगा, एमएल में। यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये कोगुलेटिंग आयन का वॉल्यूम है, याद रखिएगा। और ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है वो किसका वॉल्यूम है, लायोफोबिक सोल का वॉल्यूम है। क्लियर है ना। चलो तो देखो, तो इस मिली मोल के बदले में, मोलारिटी गुना वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या, जल्दी से नोट करो। हो गया, देखो तो हम इसी को एक्सप्रेशन को फिर से एक बार, ये तो हो ही गया, इसी एक्सप्रेशन को हम फिर से लिख सकते हैं। कोगुलेशन वैल्यू बराबर मिली मोल के जगह क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी गुना वॉल्यूम, मोलारिटी गुना वॉल्यूम किसमें, एमएल में, है ना। तब जाकर के ये बन जाएगा मिली मोल। फिर ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 तो रहेगा ही, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किसमें, एमएल में। अब तुम लोगों के सर यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वॉल्यूम यहाँ पर एमएल में भी है, यहाँ पर भी वॉल्यूम एमएल में है, ये वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चलो पहले फॉर्मूला यहाँ पर टंच कर लो, है ना। ये आपका कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर भी एमएल हो गया, ठीक ना। यहाँ पर और करके ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। ये आपका वॉल्यूम हो गया, है ना। अगर डायरेक्ट मिली मोल में दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर मोलारिटी के टर्म में दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगाओ, है ना। ऐसे दो फॉर्मूला कर देता हूं, ठीक रहेगा, है ना। कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया आपके सामने। अब देखो जो नीचे में दिया है, जो बट्टा में जो वॉल्यूम है लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सोल, ये भी क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सोल, है ना। यहां पर जो वॉल्यूम है याद रखना, ये वाला जो वॉल्यूम है इसको ऐसे कर देते हैं, इसको स्मॉल भी कर देता हूं, क्या ठीक रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको स्मॉल भी कर देता हूं एमएल में, है ना। लिख देते हैं वेयर करके, ये कैपिटल भी है ना। वेयर कैपिटल जो भी होगा, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सोल। क्वेश्चन में लायोफोबिक नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ कोलोइडल सोल दिया रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक सोल जो होता है लेस कोगुलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू लायोफोबिक, ठीक ना। और स्मॉल भी जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोगुलेटिंग आयन, है ना,
मोलारिटी जो है, मोलारिटी यहाँ पर मोलारिटी किसके लिए है, मोलारिटी फॉर किसके लिए है, गिवन फॉर कोगुलेटिंग आयन। आई बात समझ में, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल आपसे से पूछता है, हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। लिखिए न्यूमेरिकल, पहले नोट करो इसको। लिखिए न्यूमेरिकल, लिखिए तो क्वेश्चन बनाइए। फॉर द कोगुलेशन ऑफ 200 ml of H2S3 सोल, है ना, सोल कॉमा लिखेगा 10 ml of 0.5 M, कैपिटल M है, कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलारिटी, M NaCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द फ्लोकुलेशन, क्वेश्चन में फ्लोकुलेशन बोल दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लोकुलेशन मतलब कोगुलेशन वैल्यू, ठीक ना। तो कैलकुलेट द फ्लोकुलेशन वैल्यू, बगल में लिख लो यहाँ पर, कोगुलेशन वैल्यू भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू ऑफ कितना, NaCl निकालना है। देख लो यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ 200 ml ऑफ, यहाँ पर 200 ml ऑफ H2S3, ये हमारा आर्सेनिक सल्फाइड कोलोइडल सोल है, और कोलोइडल सोल का वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, क्लियर है। 10 ml ऑफ 0.5 NaCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसको कोगुलेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक ना। यानी कि सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और सोडियम क्लोराइड का मोलारिटी भी आपका दिया हुआ कुछ, है ना। तो कहता है कि फ्लोकुलेशन वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर कोगुलेटिंग आयन कौन सा है, NaCl है। NaCl का क्या दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 0. कितना 5, इसका स्मॉल भी, छोटा वाला भी हम लोग मानते थे, कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 10 ml दिया हुआ है ना। तो हम लोग को कहता है कोगुलेशन यहाँ पर हो गया। इसके बाद कोलोइडल सोल कौन सा है, कोलोइडल जो सोल है आपका, ये है आपका As2S3 दिया हुआ है, और इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ, मतलब कैपिटल भी कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है। तो फॉर्मूला निकल जाएगा क्या, इसलिए कोगुलेशन वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बोल तो मोलारिटी दिया हुआ क्वेश्चन का, मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा लो तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ कोगुलेटिंग आयन गुना वॉल्यूम ऑफ कोगुलेटिंग आयन गुना कितना 1000 डिवाइडेड बाई कितना बना, बताओ, डिवाइडेड बाई कितना, वॉल्यूम ऑफ As2S3, यही होता है ना फॉर्मूला। कैपिटल भी जो था लायोफोबिक कोलोइडल सोल का वॉल्यूम था, मोलारिटी जो होगा कोगुलेटिंग आयन का होगा, वॉल्यूम जो होगा कोगुलेटिंग आयन का दिया रहेगा, और यहाँ पर ये जो 1000 लिखे हैं ये लायोफोबिक कोलोइडल सोल के ml के वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने के लिए, है ना। चलो जल्दी अगर हो गया तो इसको कर जल्दी से फटाक से। यहाँ पर मैं कर दूं क्या सॉल्व,
चल देखे यहाँ पर, यहीं पर कर देता हूँ मोलारिटीज। कोगुलेशन वैल्यू को शॉर्ट में मैं सीवी बोल दिया था, ठीक ना, कंफ्यूज मत रहना कि वॉल्यूम दिया हो, सीवी, सी फॉर कोगुलेशन, वी फॉर वैल्यू, सीवी या फ्लोकुलेशन वैल्यू एफवी, जो भी बोलना है। तो यहाँ पर देख तो बोल सकते हैं सीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलारिटी कितना दिया क्वेश्चन में, NaCl का 0.5 दिया हुआ है, NaCl का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, बाकी ऊपर में 1000 और नीचे में वॉल्यूम ऑफ H2O3 कितना दिया हुआ है 200 ml दिया हुआ है। तो यहाँ से कट कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, यहाँ से 2 5 कितना हो गया 10, 5 दही है 50, यानी 0.5 इंटू कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो गया। कोगुलेशन वैल्यू को किस में मेजर करते हैं, मिलीमोल पर लीटर। चलिए गाइस, यहां तक कंप्लीट हो गया आपका कोगुलेशन वैल्यू, ठीक ना। अभी कोगुलेशन का हम लोग पहला मेथड पढ़े कि कोगुलेशन कराने के लिए हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे इलेक्ट्रोलाइट को, ताकि अगर कोलोइडल सॉल्ट पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट चार्ज वाला आयन को ऐड करके उसके चार्ज को रिप्लेस कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और वो पार्टिकल आसानी से जाकर के पेंदी में क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है, या फ्लोकुलेट कर जाता है, या फिर प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अदर मेथड देखेंगे दूसरा मेथड मिटा दें। चलो दूसरा मेथड देखेंगे हम लोग। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे मान लें कि पूछ देगा कि कितना ग्राम होगा, तो यहां से मोलारिटी दिया हुआ, मोलारिटी से मोल बटा वॉल्यूम, मोल बराबर गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, वहां से ग्राम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ भी दे रहे, मेन फार्मूला याद रखिएगा, बाकी सारा सब कुछ निकल जाएगा। मोल बोलेगा निकालने तो मोल निकल जाएगा, मोलारिटी पूछेगा तो मोलारिटी निकल जाएगा, है ना, वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वेट पूछेगा तो वेट निकल जाएगा, कुछ भी आप निकाल सकते हो। एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में, है ना, यानी कि ये चैप्टर आपका 15 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके बाद स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन, है ना। तो आप लोग अपना जो भी 11th क्लास में पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, मोलारिटी, है ना, वो सारे लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। लिखेंगे दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग पढ़ रहे थे कि कोगुलेशन को करने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो मैंने बोला था फ्लोइंग मेथड है, जिसमें पहला मेथड हम लोग पढ़ा था एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। दूसरा मेथड लिखेंगे बॉयलिंग। आप देखो बॉयलिंग मतलब कि कोई भी कोलोइडल सॉल्ट है, अगर वो प्रेसिपिटेट कर जाता है तो उसको क्या करो कि उसको बॉयल कर दो। बॉयल करने से क्या होगा, बॉयल करने से ये होगा कि जो उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज रिमूव कर जाएगा। किसी भी चीज को अगर बॉयल तुम करोगे तो चार्ज क्या होता है, रिमूव कर जाता है। क्यों, क्योंकि हीट निकलता है, हीट की वजह से बहुत सारे चार्ज निकलते हैं, तो क्या होता है आपका वो न्यूट्रल कंडीशन में चल जाएगा। तो यहाँ से रिमूव हो जैसी होगा तो क्या होगा, कोगुलेट कर जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे बॉयलिंग मेक्स रिमूवल ऑफ चार्ज present on the colloidal solve due to this the colloidal solve get precipitate हो गया। बॉइलिंग में तो पूछेगा कि बॉइलिंग करेंगे तो क्या होगा। तीसरा लिखेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी पढ़े थे, क्या होता है, अपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है कोलोइडल सॉल्ट पे तो जा करके निगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर जाता है। तो डिपॉजिट करना एक जगह जमना भी क्या कहलाता है, फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन कहलाता है। तो लिखेंगे द coagulation is also done by इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। चौथा मेथड लिखेगा पेरिस्टेंट डायलिसिस।
बताओ, पेरिस्टेंट डायलिसिस को रिपीटेड डायलिसिस बोला जाता है, रिपीटेड डायलिसिस। याद कीजिए, डायलिसिस कौन सा प्रोसेस था? प्यूरिफिकेशन का मेथड था। तो प्यूरिफिकेशन हम लोग क्यों करते थे? क्योंकि कुछ आयरन, कुछ क्रिस्टलोइड जो था इम्प्यूरिटी ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। तो एक बार डायलिसिस किया तो कुछ पार्ट, कुछ आयंस निकल गए। हम लोग का टारगेट यही है कि लायोफोबिक क्लोराइड पर जनरली क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट रहता है। जब तक चार्ज प्रेजेंट रहेगा तब तक वो प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता। उस चार्ज को हटाएंगे हम लोग, जैसे ही चार्ज हटाएंगे तो वो क्या करेगा, बॉटम में सेटल कर जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन, यानी कि आप कोगुलेशन अचीव कर लोगे। तो हम लोग को चार्ज हटाना है। चार्ज भी एक प्रकार का क्या है भाई, इंप्योरिटीज है। तो इस इंप्योरिटीज को हटाना है मुझे, तो कहता है कि डायलिसिस करते थे। डायलिसिस क्या है? मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो डायलिसिस करने से क्या होता है, चार्ज निकलता है, वहां से बहुत सारे आयन के फॉर्म में जो इंप्योरिटीज है वो निकलेंगे। पेरिस्टेंट का मतलब होता है रिपीट करना, मतलब बार बार डायलिसिस करवाएंगे। एक बार मान लो कि डायलिसिस करवाए तो 10 गो आयन निकला, फिर दूसरा बार करवाएंगे तो और जो बचल है वो भी कुछ निकल जाए, फिर तीसरा बार करवाएंगे डायलिसिस तो क्या होगा कि और भी थोड़ा बहुत जो आयन से बचा है रिमूव कर जाएगा। तो पेरिस्टेंट डायलिसिस का मतलब होता है कि इसके माध्यम से जो इंप्योरिटी जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, जो आयन के फॉर्म में रहेगा। तो लिखेंगे ड्यू टू दिस so many iron get removed in form of impurities and get coagulate। बस। तो इस तरह से गाइस जो है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना। अब जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है हम लोग का प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स के बारे में। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव क्लोराइड जो होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपको ट्यूसडे वाला, कल मंडे हो जाएगा, है ना, परसों मंडे हो जाएगा। ट्यूसडे के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को, है ना। इसके बाद हम लोग को वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मन लगा के पढ़िए आप लोग, ठीक ना, क्योंकि आपको पता चल गया होगा शायद, है ना, कि सितंबर तक आपका कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे, है ना। तो यानी जुलाई पूरा रूम पे पढ़ना है, अगस्त पूरा रूम पे पढ़ना है, सितंबर पूरा रूम पे पढ़ना है। अक्टूबर में ऐसे ही छुट्टी रहता है दशहरा को लेकर के, नवंबर में आपको छुट्टी ही छुट्टी रहेगा, दिवाली है तो छठ है। दिसंबर में कोचिंग खुलेगा, में भी चांस बनता है अगर स्थिति कुछ कंट्रोल हुआ तो, है ना। अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हुआ तो नहीं कोचिंग क्लासेस खुलेंगे। आपको जनवरी में प्रैक्टिकल आपका होने लगेगा, फिर सेंटर टेस्ट होने लगेगा, फिर फरवरी में आपका एग्जाम होने लगेगा, तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी लोग ये सोच रहे होंगे कोचिंग खुलेगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अपने मन से गलतफहमी को निकाल दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। और एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ इस बात को कि जो बच्चे अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करवाए हैं, जो ये स्टूडेंट अपना आरडी अभी तक नहीं जमा किया, कुछ भी, मैं बहुत सारा एक साथ सारा आरडी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500-500 रुपया करके भी आप आरडी अपना जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं प्लीज एडमिशन लीजिए, कंफर्म करिए, नहीं तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर होगा वहां से आपका कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके पास मंडे है और ट्यूसडे है, 2 दिन समय है, वेडनेसडे को लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे आप लोग, मैं अपने लेक्चर के माध्यम से बात को बोल दे रहा हूँ, है ना, बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़ना है मेरे प्लेटफॉर्म पे मत पढ़िए, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। आप जा करके कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास पढ़िएगा तो पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि 500 रुपया में 4 पेपर कौन पढ़ाएगा, 3 पेपर कौन पढ़ाने वाला है? अगर जहाँ पढ़ाता है तो पढ़ाइए, और जहां तक है तो इसकी गारंटी है कि जितना बढ़िया से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है वो शायद किसी यूट्यूबर ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कहीं पर भी पढ़ करके देखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आप लोग के पास 2 दिन का टाइम है, मैं 20 तारीख को भी टाइम दिया था, 17 तारीख को टाइम दिया था, 20 तारीख को टाइम दिया।
आज 28 29 तारीख 30 तारीख होने वाला है, लेकिन आप लोग के भेजा में ये बात सुन नहीं रहा है, ठीक ना, नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को क्या है, मैं तो ब्लॉक कर दूंगा। जो मेरे पास अपने बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका कंफर्म एडमिशन है, जिनका फुल पेड है, उनके पर्सनल आईडी पे लेक्चर दिया जाएगा, बाकी नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा का लेक्चर और बनेगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सरफेस। इसका पढ़ेंगे सॉल्यूशन में लगभग 20 लेक्चर लगेगा, मिनिमम 20 लेक्चर। और इसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे 10 लेक्चर के आसपास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 10 लेक्चर बनेगा केमिकल काइनेटिक्स, है ना। लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक तक चला जाएगा, है ना। चलिए ठीक है।